जो आदमी बिहार को गाली देगा उससे अब एडवाइस नहीं बल्कि उसका हिसाब करेंगे, घर में घुसकर पत्ता साफ करेंगे। चुनाव से काफी समय पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके को लेकर यह बयान जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने दिया था। आज तमिलनाडु में विजय थलपति की प्रचंड जीत के बाद सबसे ज्यादा चर्चाएं प्रशांत किशोर के नाम की हो रही हैं। प्रशांत किशोर को इतनी ज्यादा चर्चा तब नहीं मिली जब वो बिहार के चुनाव मैदान में कूदे, जब वो बिहार में बुरी तरह चुनाव हारे और जब उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई तब भी उनकी इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी चर्चा आज तमिलनाडु के आए हुए नतीजों के बाद हो रही है। प्रशांत किशोर ने 1 साल पहले ही तमिलनाडु में कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद एक और बिहारी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फेमस होने जा रहा है। पहला बिहारी जो तमिलनाडु में बेहद फेमस है वो है महेंद्र सिंह धोनी। प्रशांत किशोर ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स को जितवाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद उनसे ज्यादा फेमस प्रशांत किशोर होने जा रहे हैं। तब उन्होंने एक भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कहा था कि थलपति विजय की पार्टी तमिलनाडु में जब जीत हासिल करेगी तब सब कोई प्रशांत किशोर को याद करेंगे। 4 मई को नतीजे आए और ठीक वही हुआ जो प्रशांत किशोर ने 1 साल पहले कहा था। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से एक तय ढर्रे पर चलती रही है, जहां मुख्य मुकाबला 2 द्रविड़ दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच सीमित रहा। ऐसे परिदृश्य में 2026 का विधानसभा चुनाव एक निर्णायक मोड़ बनकर सामने आया, जब फिल्मी दुनिया के लोकप्रिय चेहरे थलपति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्ती कझगम ने अप्रत्याशित सफलता हासिल कर राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया। इस बदलाव की कहानी केवल एक अभिनेता के राजनीतिक उदय की नहीं, बल्कि उसके पीछे एक लंबी सोची समझी रणनीति, दूरदर्शी नेतृत्व भी है। यही वो बिंदु है जहां चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। फरवरी 2025 में जब टीवी के अपनी पहली वर्षगांठ मना रही थी, उस समय प्रशांत किशोर ने एक साहसिक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप में कहा कि यदि विजय अकेले चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत हासिल कर सकते हैं। उस समय यह बयान कई लोगों को अतिशयोक्तिपूर्ण लगा, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना एक जोखिम भरा कदम माना जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने बयान के साथ यह भी जोड़ा था कि इस बात को लिख कर रख लीजिए और परिणाम आने पर इसे फिर से देखिए। यह कथन अब चुनाव परिणामों के बाद उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण बन चुका है। 26 फरवरी 2025 को प्रशांत किशोर ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वो 2026 के चुनाव के लिए विजय के साथ एक विशेष सलाहकार के रूप में काम करेंगे। उन्होंने टीवीके को एक पारंपरिक राजनीतिक पार्टी के बजाय परिवर्तन के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया। यह केवल एक प्रतीकात्मक बदलाव नहीं था, बल्कि इससे पार्टी की पूरी छवि और संदेश को नई दिशा मिली। रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय, जहां अधिकांश क्षेत्रीय दल गठबंधन बनाकर अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहीं टीवीके ने इस स्थापित परंपरा के विपरीत रास्ता चुना। इस निर्णय के पीछे ये सोच थी कि एक स्पष्ट और स्वतंत्र पहचान ही मतदाताओं को आकर्षित कर सकती है, विशेषकर उन लोगों को जो वर्षों से पारंपरिक राजनीति से निराश हो चुके थे। इसके साथ ही पार्टी ने अपने अभियान का केंद्र भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ संघर्ष को चुना। यह मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में नया नहीं था, लेकिन टीवीके ने इसे एक ताजा और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। विजय की लोकप्रियता और प्रशांत किशोर की रणनीति का संयोजन इस संदेश को व्यापक जन समर्थन दिलाने में सफल रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। प्रशांत किशोर का एक पुराना बयान, जिसमें उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर टीवीके जीतती है तो वह एमएस धोनी से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। यह बयान भले ही हल्के फुल्के अंदाज में दिया गया था, लेकिन अब इसे उनकी रणनीतिक सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। 2026 के चुनाव परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि तमिलनाडु की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। टीवीके की जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि ये उस बदलाव का संकेत है जिसमें मतदाता पारंपरिक विकल्पों से आगे बढ़कर नए नेतृत्व और नई सोच को स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये तो सिक्के का एक पहलू है, जहां प्रशांत किशोर को थलपति विजय की कामयाबी के पीछे का एक प्रमुख रणनीतिकार
माना जा रहा है। लेकिन दरअसल इसके पीछे प्रशांत किशोर के मन में बिहारियों का वो अपमान का बदला भी छिपा था। कभी डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा था कि यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु जाकर सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। इतना ही नहीं, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया जैसा बताया था, जिसे बिहार में अपनी धार्मिक आस्था का अपमान माना गया। डीएमके नेता और मंत्री के नेहरू ने बिहार तमिलों की तुलना में कहा था कि बिहार तमिलों की तुलना में कम बुद्धिमान होते हैं जो बिहारी होते हैं। अपने आप में ये वो तमाम आरोप थे। डीएमके लगातार इस बात के आरोप लगाती रही है कि दरअसल बिहारी लोग तमिलों की नौकरियां छीन रहे हैं। लगातार बिहारियों के अपमान से आहत प्रशांत किशोर ने मन ही मन संकल्प लिया था कि डीएमके को सबक सिखाएंगे। यही वजह थी कि प्रशांत किशोर ने स्टालिन के खिलाफ थलपति विजय पर दांव लगाया, ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जिसने तमिलनाडु की पॉलिटिकल सिनेरियो को ही बदल दिया। पीके ने विजय को सलाह दी कि किसी भी पुराने गठबंधन यानी डीएमके या एआईएडीएमके का हिस्सा न बने। उन्होंने विजय को एकमात्र विकल्प नया चेहरा बनाकर पेश किया, जिससे उन मतदाताओं को आकर्षित किया गया जो पुरानी पार्टियों के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से ऊब चुके थे। 18 साल से 39 साल तक के युवा आयु वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया। जाति आधारित राजनीति के बजाय परिवर्तन के आंदोलन की बात की गई, जिससे विकास चाहने वाली महिलाएं और युवाओं का बड़ा समर्थन मिला। सबसे बड़ी बात यह कि थलपति विजय का एक मेगा फैन बेस था, जिसको एक अनुशासित चुनावी सेना में बदलने का सफल प्रयोग पीके ने किया। पीके की टीम ने डिजिटल डाटा का उपयोग करके साइलेंट सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, जिसे डीएमके की पारंपरिक मशीनरी समझ ही नहीं पाई। दरअसल ये जीत प्रशांत किशोर के लिए एक प्रतिशोध की तरह रही। 2021 में स्टालिन को जीतने के बाद जब डीएमके नेताओं ने बिहारियों का अपमान किया तो पीके ने सार्वजनिक रूप से हिसाब बराबर करने का ऐलान कर दिया। 2026 के नतीजे में टीवीके का 100 से अधिक सीटों पर आगे निकलना, डीएमके को सत्ता से बाहर करना, इसी रणनीति का परिणाम माना जा रहा है। अंततः कहा जा सकता है कि इस चुनाव ने दो महत्वपूर्ण बातों को स्थापित किया। पहली कि जन समर्थन केवल स्थापित राजनीतिक ढांचों तक सीमित नहीं है। दूसरी कि सही रणनीति और स्पष्ट संदेश के साथ नई ताकतें भी राजनीतिक परिदृश्य में प्रभावी बदलाव ला सकती हैं। आने वाले वर्षों में देखना दिलचस्प होगा कि यह परिवर्तन कितना स्थायी सिद्ध होता है और क्या यह अन्य राज्यों की राजनीति को भी प्रभावित करता है या नहीं। नमस्कार।